हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीजीएल प्री का सेट नंबर 6 यानी कि 10 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसमें वही बोर्ड मास का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस 4 की ए में गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा, माइनस 24 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 बराबर है। यहाँ पर हमें a का मान बताना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, इसे 17 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे 15 में जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4a प्लस 17 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 17 इधर जाकर माइनस का 16, यानी कि ये कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 4। तो ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण, एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रमशः 209 सेंटीमीटर स्क्वायर और 63 सेंटीमीटर है। यदि यह दिया गया है कि इसकी त्रिज्या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमें वृत्त का केंद्रीय कोण बताना है इसमें। तो देखिए, एक त्रिज्याखंड की बात कर रहा है। त्रिज्याखंड कैसा, त्रिज्याखंड यही तो होता, एक ये पूरा सर्कल होता। अगर हम इस सर्कल में से इतना भाग काट लें तो एक त्रिज्याखंड कहलाता है। तो ये त्रिज्याखंडों का इस वाले एंगल का मान पूछा है कि कितने एंगल का त्रिज्याखंड हमने इसमें से निकाला। तो ये क्या होता है, ये होता है आर्क की लंबाई, ये क्या होता है, ये होता है आर, ये होता है आर। तो अगर मैं आर्क की लंबाई की बात करता तो एल हो जाएगा, लेकिन सवाल में हमसे बात करिए परिमाप की। परिमाप में क्या आता है, पूरी आकृति की माप, यानी कि एल भी उसमें शामिल होगी और आर यानी कि 2r भी उसमें शामिल होगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एल प्लस 2r। तो अगर हम एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ एल इंटू आर। और यहाँ पर अगर मैं इसके आर्क के पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा एल प्लस 2r। यही तो हो जाएगा पेरीमीटर, एल प्लस 2r। अब यहाँ पर देखिए, एल कितना दिया हुआ है हमें, एरिया कितना दिया हुआ है हमें। अगर मैं इस वाली इक्वेशन से देखूँ, यहाँ पर हाफ एल इंटू आर कितना दिया हुआ है, हम एरिया दिया हुआ है हमें 209। यहाँ से एल इंटू आर कितना आ जाएगा, 209 इंटू 2। और मुझे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, यानी कि एल प्लस 2r कितना दिया हुआ है, मुझे एल प्लस 2r दिया हुआ है कितना, 63। अब यहाँ पर देखिए, इसको और फर्दर डिवाइड करूँ मैं अगर, तो इसको मैं 19 से डिवाइड कर सकता हूँ, 19 इंटू 11 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए, एल इंटू आर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, मैं 11 दूनी 22, 19 इंटू 22 मैंने ये लिख लिया। अब मैं यहाँ पर एक हिडन ट्रायल करने जा रहा हूँ। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये है, एल प्लस 2r इक्वल्स टू 63, और एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एल इंटू आर इक्वल्स टू 19 इंटू 22। यहाँ पर एल या तो 19 हो सकता है या 22 हो सकता है, या फिर आर एक होगा इनमें से। अगर मैं एल का मान 19 लूँ और यहाँ पर रखूँ, अगर मैं एल को 19 लूँ तो यहाँ से 2r कितना हो जाएगा, 19 इसमें से घट जाएगा, 13 में से हो गए 4, और यहाँ पर 5 में से गया 4, यानी कि 2r आ जाएगा यहाँ से 44 और r आ जाएगा 22, जो कि हमारा हो सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ से एल 19 लेते हैं तो आर हमारा 22 ही आ रहा है, तो ये हमारा हो सकता है कि आर हमारा 22 आ जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एल को 22 मानूँ, क्योंकि 22 भी तो हो सकता है, तो इस इक्वेशन में मैं दोबारा रखूँ, अगर एल प्लस 2r बराबर 63 में अगर मैं एल को इस बार 22 मानता हूँ, तो अगर मैं इसको 22 मानूँ तो ये कितना बचेगा, 63 में से घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। यहाँ से आर निकालूंगा तो वो आएगा इंटीजर नहीं आएगा, वो आएगा पॉइंटों में। लेकिन हमसे सवाल में बोल रहा है कि पूर्णांक होना चाहिए, इसकी त्रिज्या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये तो पूर्णांक है नहीं, यानी कि एल का मान हम 22 नहीं ले सकते, 19 ही लेंगे। और आर का मान हमारा वहाँ से आ जाएगा कितना, आर का मान आ जाएगा हमारा वहाँ से 22। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया आर्क का कैसे निकलेगा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 में से वो देखते हैं। और पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये दिया कितना है हमें, 209। अब यहाँ पर इन सबके मान रख देंगे और थीटा का मान निकाल लेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई कितना होता है, पाई होता है 22/7 इंटू आर कितना है, आर है हमारा 22, यानी कि 22 इंटू 22 बराबर 209। अब यहाँ पर काट पीट कर लेते हैं। 2 से मैंने इसे काट दिया 11 बार, 2 से और मैंने इसे काट दिया 11 बार, तो 4 9 36 हो जाएगा। 2 से मैं फिर काटा इसे 11 बार, 2 से इसे काटूंगा 45 बार। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, 209 इंटू 45 इंटू 7 बटे में 11 यानी कि 11 गुना 11 गुना 11। अब 11 से इसे मैं फिर काट सकता हूँ 19 बार, क्योंकि यहाँ भी देखा था हमने 11 इंटू 19 का मल्टीप्लाई है 209। अब यहाँ पर थीटा क्या बचा हमारा, यहाँ बचा 19
गुणा 45 गुणा 7/121। अब इसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है सिर्फ। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले 7 की 45 में कर लेता हूँ। 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31 इंटू 19। अब 19 किस में कटे, 19 पंजे 95 हासिल 9, 19 से कम 19, 19 9 28 हासिल 2, 19 के 57 तो 59 बटे में क्या है 121। अब 121 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 120 पंजे कितना होता है 120, यानी कि 12 पंजे 60, 6000 होता है, लेकिन ये उससे कम है, यानी कि 5 बार तो नहीं जाएगा, 5 से कम ही जाएगा। और अगर हम ऑप्शन देखें तो 5 से कम का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसे हम पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से हम देख सकते हैं कि 5 बार तो नहीं जाएगा लेकिन 4 बार जाएगा। तो ऑप्शन ए ऐसा दिया हुआ है हमें 49.5, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा 49.5 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दिया गया दंड आरेख देश ए में दुनिया भर से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश $मिलियन में को वर्षों में दर्शाता है। 2018 में पूछ रहा है हमसे, 2018 में निवेश का 2015 में निवेश से क्या अनुपात है। तो 2018 की बात करेंगे हम, तो 2018 यहाँ कितना निवेश किया है, यहाँ निवेश किया है 60 और 70 के बीच में, यानी कि 2018 में 60 और 70 के बीच में 65 का निवेश किया है। इसका अनुपात हमसे पूछ रहा है 2015 से, 2015 का है 14-15, यहाँ 2015 है, यहाँ निवेश किया है 60, तो इन दोनों का अनुपात पूछा है 65 और 60 का। 5 से काटूंगा 13 बार, 5 से काटूंगा 12 बार, यानी कि क्या अनुपात आ जाएगा 13:12। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि दो वृत्तों के एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा यानी कि एक्सटर्नल टेंजेंट, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट की लंबाई 9 दी हुई है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है 5। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि दो सिचुएशन बनती हैं, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसको तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये बाहर की तरफ से खींची जाती है। अगर दो सर्कल हुए तो ये बाहर की तरफ से खींची गई, और ये अगर इसे ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट को खींचते तो इसे इंटरनल बोला है ना, क्योंकि ये अंदर की तरफ से खींची गई है। तो यहाँ पर देखें, अगर बात होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, ये DCT होती है तो ये C हो जाता है और ये यहाँ पर R1 माइनस R2 हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और अगर ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात होती है तो ये तो C ही रहता है, लेकिन यहाँ पर R1 प्लस R2 हो जाता है और ये हो जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों बार त्रिभुज के केंद्र, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, सेम है, यानी कि दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों को इक्वल करते हैं। अगर मैं यहाँ से निकालूँ C क्या आएगा, यहाँ से C स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस DCT का स्क्वायर। DCT को मैंने मान लिया के, मतलब DCT ही लिख लेते हैं, DCT का स्क्वायर। वैसे हमें दी हुई है ये दो वृत्तों के उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई ये दी हुई है मैं 9, तो यहाँ पर मैं 9 का स्क्वायर ही लिख लेता हूँ। और यहाँ से अगर मैं इसको इक्वल कर दूँगा, यहाँ से C स्क्वायर क्या आएगा, C स्क्वायर आएगा यहाँ से R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दी हुई है हमें यदि आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जाएगा 25, यहाँ 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर खोलूँगा, R स्क्वायर, यहाँ पर मैं इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 प्लस 9 का स्क्वायर 81 बराबर। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखें, इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, मैं इस माइनस के 2R1 R2 को उधर ले जा रहा हूँ तो ये प्लस का 2R1 R2 हो जाएगा और उसमें जाकर जुड़ेगा तो 4R1 R2 हो जाएगा बराबर। इस 25 को मैं इधर ला रहा हूँ तो 81 में से माइनस हो जाएगा, 81 माइनस के 25, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 56, यानी कि R1 8 R2 कितना आ जाएगा 14। क्या पूछा है हमसे, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल कितना है, क्या आ गया 14। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यदि PQR सर्वांग सम है त्रिभुज MON के, ये वाला जो साइन होता है ये होता है कोणगुणन का साइन, सर्वांग सम का, यानी कि सभी अंग समान है, एंगल सभी समान है, सभी साइड इक्वल हैं, सभी एरिया इक्वल हैं, सभी पैरामीटर इक्वल हैं। और सिमिलर का साइन होता है ये वाला साइन, जब मान लीजिए ABC त्रिभुज सिमिलर है MNO के, तो ये होता है सिमिलर का साइन।
और कॉन्ग्रुएंट के साइन में यहाँ दो इक्वल टू का एक साइन और लग जाता है यहाँ पर। तो अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं तो एंगल P बराबर होगा M के, Q बराबर होगा O के, N बराबर होगा N के। इसी सीक्वेंस में बराबर होते हैं जिस सीक्वेंस में लिखे हुए होते हैं। और रेखा PQ बराबर होगी MO के, QR बराबर होगी ON के और PR बराबर होगी MN के। इसी सीक्वेंस में ये इक्वल भी होते हैं जब यदि ये सर्वांग सम होते हैं, और सिमिलर होते हैं तो वहाँ पर रेशियो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग चीज़ों का। ये दो त्रिभुज हमें यहाँ पर सर्वांग सम दे दिए। अब क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ है एंगल PQR बराबर 82 डिग्री, एंगल QRP बराबर 47 डिग्री, एंगल RPQ बराबर 51 डिग्री, एंगल MON बराबर दिया हुआ है ये वाला 5/-8, और QR बराबर दिया हुआ है 24, ON दिया हुआ है, QR कहाँ है, QR है यहाँ पर, QR है ये बराबर होगी ON के। QR कितना दिया हुआ है 24, यानी कि 24 बराबर होगी किसके, ON के। ON कितनी दी हुई है 3x प्लस y। अगर मैं यहाँ से तो, और यहाँ पर देखूँ मैं अगर एंगल O, बीच वाला एंगल जो होता है वही मेन एंगल माना जाता है। यहाँ पर एंगल O दिया हुआ है इतना, यानी कि ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा, ये होगा Q के। और एंगल Q कितना दिया हुआ है, Q कहाँ पर है, एंगल Q है यहाँ पर बीच में, ये दिया हुआ है 82 डिग्री के बराबर। 5/-8 बराबर 82 डिग्री। अगर मैं यहाँ से y निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा 90, 5y और y आ जाएगा 18। पूछा क्या है मुझसे, पूछा है मुझसे x प्लस y, यानी कि y में x जोड़ना है, तो जो भी आंसर होगा वो y यानी कि 18 से बड़ा ही होगा। ऑप्शन देखो अगर मैं 14 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 20, जो कि 18 से बड़ा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप दो त्रिभुज बनाकर वहाँ पर वैल्यू सेट करके वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि 7 अंकों की संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो स्टार और हैशटैग के स्थान पर क्रमशः कौन से अंक आने चाहिए। 7 अंकों की हमें संख्या दी हुई है 6, 2, 6, 8, 4 स्टार और हैशटैग। इसे कह रहा है कि 8 और 5 से दोनों से विभाज्य है। यदि संख्या 8 और 8 से विभाज्य है तो उसकी क्या डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका होता है, आखिरी के 3 अंक। मान लीजिए कोई संख्या हमें लिखी हुई है, ये हमारे पास कोई संख्या ली हुई है और हमें बताने कि 8 से डिविजल है या नहीं है, तो हम पूरी संख्या को चेक नहीं करके लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक कर लेते हैं, क्या 100 8 से कटता है, नहीं, तो ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। और 5 से डिविजिबिलिटी का रूल तो बहुत ईजी है, एंड में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कटती है। तो हैशटैग के स्थान पर या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है। ऑप्शन देखो, अगर मैं हैशटैग क्रम से बोल रहा है यानी कि बाद में हैशटैग आएगा, 0 और 5 4 ऑप्शन में दिए हैं, तो 5 की डिविजिबिलिटी से तो बात नहीं बनेगी। अब हम आ जाते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की विभाज्यता का नियम चेक करेंगे तो ये है आखिरी के 3 अंक हैशटैग। अब हम स्टार के स्थान पर रख के देखते हैं। अगर मैं स्टार के स्थान पर एक पहला ऑप्शन लेता हूँ, 1 और 0 रख लेता हूँ, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, 400 तो पूरा 8 से कट जाता है, 8 पंजे 40, 5 50 बार, क्या 10 8 से कटेगा, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करता हूँ, यहाँ पर 4 और 0, तो 400 प्लस 40 लिख सकता हूँ मैं से, ये 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसा आप इसको चेक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप और ऑप्शन यहाँ पर रख कर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर 5 और 0 रखेंगे तो 800 पूरा कट जाएगा, यहाँ 50 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 और 5 रखेंगे तो ये 400 तो कट जाएगा, यहाँ पर बनेगा 0 और 5, क्या ये 8 से कटेगा, नहीं, तो एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16x² प्लस के 40x प्लस के 25 वर्ग इकाई है, वर्ग का परिमाप बताइए। तो यहाँ पर देखिए 16x² प्लस के 40x प्लस के 25, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 × 16 कितना हो जाएगा 400। अब 400 कैसे फैक्टर करने हैं, जिसे ऐड करें तो 40 आए और मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, तो 20 × 20 हो जाएगा, 20 और 20 को जोड़ेंगे 40 और गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं 16x² प्लस के 20x प्लस के 20x प्लस के 25। यहाँ पर देखिए 4x में कॉमन ले लो अगर इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस के 4 पंजे 20, 5 बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लूँ अगर, तो 5 5 चौक 20, 4x प्लस के 5। अब इन दोनों में से मैं अगर ये कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 4x प्लस 5, और यहाँ पर क्या बचेगा 4x प्लस 5, यानी कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। और ये है क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की साइड का स्क्वायर। मैंने मान ली भुजा की साइड है k, तो ये क्या हो जाएगा k²। यहाँ से k क्या आ जाएगा 4x प्लस 5, यानी कि भुजा जो है वर्ग की वो क्या है 4x प्लस 5। क्या पूछा हमसे, परिमाप। परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा वर्ग की। यहाँ पर भुजा क्या है k की जगह पर मैं ये वाला मान रख रहा हूँ 4,
इंटू 4x प्लस 5। अब ऑप्शन देखें अगर हम तो 4 से तो नहीं दिया हुआ है, 2 से दिया हुआ है, तो इसका 2 में एक अंदर भेज देता हूँ। 4 दूनी 8x प्लस 5 दूनी 10, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 8x प्लस 10 इंटू 2, ये है ऑप्शन नंबर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पहले 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, ये हमसे पूछा है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ ध्यान करिए मैं सम बता रहा हूँ। सम क्या होता है? 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये होता है क्या? ये होता है सम, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम। अगर औसत निकालना है तो कितनी संख्याओं का मैंने सम लिया है? n संख्याओं का, तो बटे में n से भाग कर दूंगा तो सम एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पर सम था इतना 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे नंबर कितने लिए मैंने? n, तो n से मैंने भाग लगा दिया, n से n कट जाएगा, तो यहाँ पर एवीजी कितना आ जाएगा? एवरेज वो आ जाएगा n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। यहाँ पर अब n की वैल्यू रख देते हैं। n कितनी है? हम 45 ले रहे हैं। 45 संख्या, 45 और 1 हो जाएगा 46 इंटू 2n प्लस 1, 45 दूनी 90 और 1 91 बटे में 6। 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से 23 बार। 23 इंटू 91 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 से कम 23 हासिल 2, 23 निम्मा 207 और 2 209 बटे में 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 छिंग 18, 2 बचेगा 29 हो जाएगा। 3 निम 27, फिर 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23। 3 7 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 697 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन पर हमेशा नज़र रखनी है एग्जाम हॉल में पेपर को सोल्व करते समय, कभी आप इसे भी पूरा सोल्व करने लगे। नेक्स्ट है कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लुढ़काकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन क्या है, ये हमें बताना है। एक आयताकार कागज का टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा है। ये मैंने एक कागज का टुकड़ा बना दिया जिसकी हाइट है कितनी? जिसकी हाइट दी हुई है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 22, यानी कि हाइट यही तो है, ये वाली चीज़, यानी कि हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी चौड़ाई, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 22। क्या कराया? यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लुढ़काकर एक बेलन बनाया जाता है। जब चौड़ाई के साथ लुढ़काएंगे तो चौड़ाई यही तो है, यानी कि ऐसे लुढ़काएंगे, ऐसे करके ऐसे लुढ़काएंगे तो ये एक बेलन बन जाएगा। ये बन जाएगा एक चौड़ाई के साथ लुढ़काकर इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसा बेलन। अब इसकी हाइट तो हमने छेड़ी नहीं है, तो हाइट तो अब भी इसकी 50 होगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई थी ये चीज़, इसको पकड़कर हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया तो ये क्या बन गई? ये बन गई एक सर्कल की परिधि। यही तो बन गई है, यही तो बन गई गोल गोल। ये क्या है? ये है सर्कल की परिधि। क्या होती है? 2πr। और ये कितनी है? ये है 22, क्योंकि 22 थी इसकी चौड़ाई। यहाँ से मैं अगर r निकालूँ तो r ऐसे निकालेंगे, 22 से 22 कट जाएगा, r कितना आ जाएगा? r आ जाएगा 7/2, r आ जाएगा 7/2। अब क्या निकलवा रहे हैं हमसे? बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है बेलन का? बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई कितना होता है? पाई होता है 22/7, r², r कितना हमारा? 7/2 इंटू 7/2 गुणा हाइट। हाइट कितनी हमारी? हाइट है 50। ये अब देखिए 22 आ रहा है इसमें, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। अब अगर पहला ऑप्शन में चेक करूँ 11 के मल्टीपल को, तो 2 और 2 4, 5 और 1 6, 6 और 4 का डिफरेंस 2। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 1 और 2 3, 9 और 5 14, 14 और 3 का डिफरेंस 11, ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं पहले। 2 और 2 4, 5 और 0 5, 5 और 4 का डिफरेंस 1, क्या ये हो सकता है? ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 11 से नहीं करता। अगर हम इसको चेक करें, 1 और 2 3 होता है, 8 और 5 13 होता है, 13 और 3 का डिफरेंस होता है 10। क्या 10 11 से करता है? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो ऐसा कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। अब इसे सोल्व भी करेंगे तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 से मैंने काट दिया 11 बार, 2 से मैंने काट दिया 25 बार, यहाँ 7 से 7 कट गए। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1925 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि x² + y² बराबर 280 और xy बराबर 120 हो तो x - y और x + y का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो x - y और x - y बटे में x + y, ये क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है। यदि मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, ऊपर वाले का स्क्वायर क्या होता है? x² + y² माइनस के 2xy अपॉन इसका क्या होता है? इसका होता है x² + y² प्लस के 2xy। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले का अभी तक हमने 6 शिफ्ट सोल्व कर चुके हैं और 6 की 6 शिफ्टों में इन फॉर्मूलों का यूज हुआ है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हुए और अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले हुए। तो आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद करने ही होंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं। x² + y² कितना है?
280 माइनस के एक्स बाई कितना है 120, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 40, ये हो जाएगा 240 बटे में ये 280 इसका मान रखा हमने, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा प्लस का 240। ये क्या है स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, और इस इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट। 280 में से 240 जाएंगे, यहाँ पर 40 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 520। यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो 0 से 0 कट जाएगी, 4 से इसे काटूंगा 13 बार, ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/√13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/5वां भाग है, यानी कि एसआई जो है वो प्रिंसिपल का 1/5वां भाग है। यदि मैं प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूँ तो एसआई कितना बनेगा इस पर 1/5, इसका 1/5वां भाग कितना होगा 20, यानी कि अगर 100 मेरा प्रिंसिपल है तो इस पर एसआई बन रहा है कितना 20। और प्रति वर्ष ब्याज दर प्रति वर्षों की संख्या का 5 गुना है, प्रति वर्षों की संख्या का 5 गुना है। यदि मैं टाइम को के मान लेता हूँ तो आर क्या हो जाता है, आर हो जाता है 5K। तो यहाँ पर टाइम कितना है K और आर कितना है 5K। तो ये कितना 100 रुपये पर 5K, यहाँ पे अगर मैं 1 साल में और 1% पर निकालूँ तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5K स्क्वायर, 5K स्क्वायर से भाग लगा दूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5K स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, 5 चौक 20, यहाँ पर K कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि टाइम कितना था 2 साल, और आर कितनी थी 5 दूनी 10, 10%। अब आगे क्या सवाल में कह रहा है, आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, यानी कि 10 से कितनी हो जाए 13, तो 5600 रुपये पर 6 वर्षों के लिए, 5600 रुपये पर 6 वर्षों के लिए 3% दर बढ़ चुकी है, 10 से 13 हो गई है, 13% की दर से कितना ब्याज होगा ये पूछ रहा है। तो परसेंट से 2 जीरो तो कट जाएंगी, 13 छिंग 78, 56 इंटू 78 ये हमारा आंसर होगा। अब इसको कर लेते हैं, इसको अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसमें डिविजिबिलिटी चेक करने की कोशिश करूँ, 17 चौका 68 होता, चलिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 में 68 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छिंग 48 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46, 8 पंजे 40, 4 5 7 35 और 4 39, यहाँ पर 8 6 9 4 13 43 68 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करता हूँ उम्मीद की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु को त्योहार के मौसम की बिक्री के दौरान 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। यदि कोई ग्राहक त्योहार के मौसम में वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। 20% का मतलब होता 1/5, 30% का मतलब होता 3/10, 10% का मतलब होता 1/10। यदि 20% की छूट दे रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ 5 से हम 4 में बेच रहे हैं, 10% की छूट दे रहे हैं तो 10 की चीज़ 7 में बेच रहे हैं, और 3/10 यानी कि 30% की छूट दे रहे हैं तो 10 की चीज़ 7 में बेचें, और 10% की छूट देंगे तो 10 की चीज़ 9 में बेचेंगे। यानी कि इधर वाली जो चीज़ बन रही है हमारी, ये बनेंगी CP, ये बनेंगी CP, और ये है हमारी SP। तो ये कितना बन जाएगा, अगर इधर मैं देखूँ SP में 9 आ रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। अगर मैं 9 का मल्टीपल चेक करूँ तो 8 और 5 13, 9 से नहीं करता, ये नहीं होगा। 6 4 10 और 5 15, 9 से नहीं करता, ये भी नहीं होगा। 5 और 4 9 प्लस 0 9, ये हो सकता है ऑप्शन। 9 4 13 और 6 19, ये भी नहीं करता। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है पाइप P और Q एक टंकी को, पानी की टंकी को क्रम से 10 और 15 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। P 10 घंटे में भर रहा है और Q हमारा 15 घंटे में भर रहा है। एक पाइप R एक टंकी को जो पूरी तरह से पानी से भरी हुई है 12 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि एक R है पाइप जो कि क्या कर रहा है, 12 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर रहा है, यानी कि नेगेटिव पाइप है। यदि मैं टोटल पाइप की क्षमता कितनी मान लूँ 60 लीटर, इन तीनों का एलसीएम तो 10 छिक्का 60, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 6, प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पानी भरता है। 15 चौका 60, ये भी पानी भरता है, यानी कि प्लस के 4, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 12 पंजे 60, यहाँ पर माइनस, यानी कि ये 5 निकालता है, इसकी एफिशिएंसी माइनस में होगी। अब आगे क्या कह रहा है, प्रारंभ में टंकी खाली है और केवल पाइप P और Q सुबह 6 बजे खोले जाते हैं। P और Q को खोलेंगे तो 6 और 4 10, 10 की इफिशियंसी से वो काम करेंगे। 6 बजे खोल रहे हैं हम, 6 AM पर खोले जाते हैं, और पाइप R को सुबह 9 बजे खोला जाता है। तो मैं पहले P और Q का देख लेता हूँ, 9 बजे तक वो कितना भर लेंगे। 6 से 9 कितना होता, 3 घंटे, 1 घंटे में 10 भरते हैं, 3 घंटे में कितना भर लेंगे 30। यदि 60 में से 30 भर चुका है तो बचेगा कितना, 30 बचेगा। अब क्या कह रहा है, और पाइप को सुबह 9 बजे खोला है। अब 9 बज चुके हैं और अब तीनों पाइप खुलेंगे, टंकी कब पूरी तरह भर जाएगी हमसे पूछ रहा है। जब तीनों पाइप खुल जाएंगे तो 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, क्योंकि ये माइनस का, यानी कि अब तीनों मिलकर 9 बजे से काम करेंगे तो टोटल काम होगा 1 घंटे में 5। अब हमें करना है 30, तो हम कितना टाइम लग जाएगा, हमें लग जाएगा 6 घंटे।
9 हमारे बच चुके हैं, 6 घंटे और हमारे लगेंगे, 9 और 6 15 यानी कि 3 बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है के किस मान के लिए रेखाएं 2x प्लस ये वाली रेखा और ये वाली रेखा का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है यानी कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं। पैरेलल जब होती हैं तो क्या है इसके लिए कंडीशन, इसके लिए कंडीशन ये होती है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। यदि ये दोनों लाइनें पैरेलल हमें दी हुई हैं। अब इसमें a1 क्या है, a1 है इसमें x वाला कोफिशिएंट यानी कि 2, यहाँ पर 2/a2 क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन में x वाला कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, बराबर b1 क्या है, y वाला कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 7k, यहाँ पर 7k बटे b2 क्या है, b2 है y, दूसरी वाली इक्वेशन में y2 का कोफिशिएंट क्या है 1। यहाँ से मुझे k का मान निकालना है। k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा 2/7। तो k का मान क्या आ जाएगा 2/7, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब मैंने पहला क्वेश्चन भी पीछे भी इसी वीडियो में एक क्वेश्चन कराया है। मैंने बताया था कि 2 सिचुएशन बनती हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, एक बनती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये जो परपेंडिकुलर होता है ये दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस होता है और ये जो कर्ण बनता है ये होता है केंद्रों के बीच की दूरी। यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में तो ये जो लंब बनता है ये दोनों त्रिज्याओं का जोड़ बनता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें, यानी कि ये भी वाली सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और ये क्या दिया है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि 17 हो जाएगा। तो ये कौन सा ट्रिपलेट है, 8 15 17, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारी 8। इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सिचुएशन अपने दिमाग में रखिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया वृत्त आरेख एक छात्र द्वारा एक कार्य दिवस पर विभिन्न गतिविधियों पर बिताए गए घंटों की संख्या दर्शाता है। विद्यालय में बिताए गए घंटों का प्रतिशत क्या है, ये हमसे पूछा है। स्कूल कहाँ है, स्कूल है ये कितना दिया हुआ है हमें 6 पूछा है। 6 टोटल का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। इसका मतलब यही तो विद्यालय में बिताए घंटों का प्रतिशत 6 बताया विद्यालय में। अब टोटल कितना है वो मैं देख लेता हूँ। 6 4 10, 10 और जी 2 12, 12 और जी 4 16 और जी 8 24, ये है 24। 6 चौक 24, 1/4, 1/4 होता है 25%। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आओगे, इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सुनीता और ममता के बीच हुए एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 85% मतदाताओं ने वोट डाले लेकिन 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि सुनीता को 64,974 वोट मिले जो वैध वोटों का 78% है तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। मैंने मान लिया टोटल जो वोटर्स थे उनकी संख्या मैंने मान ली V, टोटल V वोटर्स थे। अब इसमें से क्या हुआ, 85% ने अपना वोट डाला यानी कि V का 85% अपना वोट डाल गए, ठीक है। अब क्या हुआ, 2% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, इसका 98% बचे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि सुनीता को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का इतना है, यानी कि इसका जो इतना परसेंट है वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 64,974। इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ से हमारा V का मान आ जाएगा, वही हमसे पूछा है कि टोटल वोट कितने थे। अब इसको सोल्व करें, अगर हम इसको सोल्व करें तो 17 से मैं सब काट लेता हूँ पहले। 17 पंजे 85 हो जाएगा, इसे 17 से काटूंगा, 17 3 51, यहाँ कितना बचेगा 13 39, 17 8 136, 3 बचेगा यहाँ पर 37, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34। 17 से मैंने काट दिया से। अब मैं से एक बार और 17 से 7 से काट लेता हूँ। 7 से काटूंगा तो 14 7 98 होता है। 7 से काटूंगा 7 पंजे 35, 3 बचेगा 32, 7 चौक 28, 4 बचेगा 7 6 42। यदि फिर से मैं 7 से काटूँ, 7 दूनी 14, यहाँ क्या बचेगा 7 7 49, यहाँ बचेगा 5, 7 8 56, 78 से 78 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा V × 5 × 2 बटे में कितना है, बटे में इतना है 5 दूनी 10 से ये 1 0 कट जाएगी। यहाँ पर बराबर क्या बच रहा है, बराबर बच रहा है V कितना आ जाएगा यहाँ से 2 4 5, 5 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, V कितना आ जाएगा 1 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित वर्षों के अंत में एक शहर की जनसंख्या दिखाई गई है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि सबसे अधिक है? वृद्धि सबसे अधिक है यानी कि ये 4 ईयर हमें चेक करने और बताना है कि पिछले वर्ष की तुलना में किसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है। 2019 को देखता हूँ मैं, अगर 2019 का, अगर मैं 2019 को पहले चेक करता हूँ, 2019 में देखें अगर हम कितनी वृद्धि हुई है। 2018 में 128.4 था, 2019 में हो गया 134.6। कितनी वृद्धि हो गई? ये हो गई 2, 14 में 60 गए 6, 6.2 की वृद्धि हो गई। कितने पर? इतने पर। अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ 2018 में कितनी वृद्धि हुई, 2018 में 17 की तुलना में देखते हैं कितनी हुई। 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 5 गए 2 और यहाँ पर 15.6 की वृद्धि हुई। कितने पर? 112.8 पर। यदि मैं तीसरा ऑप्शन देखूँ, तीसरा ऑप्शन क्या है? 2015 में देखूँ मैं तो 2014 में था 72.6, हो गया 83.8। 8 में से 6 गया 2, यानी कि 11.2 की वृद्धि हो गई। कितने पर? 72.6 पर। चौथा ऑप्शन देखो, और मैं चौथा ऑप्शन है 2016 में कितनी वृद्धि हुई? ये हुई 16 में से 8 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गया 16.8 की वृद्धि होगी। कितने पर? 2016 में देख लेना, ये 83.8 पर। अब इसको देख लेते हैं किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, मैं 2 से भाग करूँ अगर 31 यहाँ पर हो जाएगा, 2 से भाग करूँ 6, 4, 2 यहाँ पर बराबर। अगर हम इस वाले को देखते हैं, हम 2 से 4 से काट लेते हैं, 4 से कटे गए 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 नीम 36 बटे 4 दूनी 8, 3 बच गया 32, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8। इसे देखें अगर हम, ये भी 2 से कट जाएगा, 56 बटे में 363। अगर हम इसको देखें तो ये 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। यहाँ पर देखें अगर हम 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 नीम 18। अब इसमें देख लेते हैं किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब अप्रोक्सीमेशन से इसको देख लेते हैं थोड़ा। 31 से अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? लगभग 31 दूनी 62 हो जाता है, 31 दूनी 62। यहाँ पर 2 बचेगा पॉइंट, यहाँ पर आएगा लगभग 1/20 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर अगर हम इसको देखें, अगर 39 से इसको भाग करें 282 को, यहाँ पर कितनी बार जाएगा? ये 4 बार, 7 बार जाता अगर 40 होता तो, यानी कि लगभग 6 बार जाएगा। यदि 7 बार जाता है, 7 नीम 63 हासिल 6, 7 21 और 6, 21 और 6 27, ये आएगा लगभग 1/7 पॉइंट समथिंग। अब इसको देखें अगर हम 56 से 363 को भाग करें, अगर यहाँ पर देखें अगर हम, यहाँ पर 7 से अगर हम देखें 7 बार नहीं जाएगा, 6 से देख लें, 6 36 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ये आएगा लगभग 1.6 पॉइंट 1/6 पॉइंट समथिंग। अगर इसको देखेंगे हम 84 419, इसको भाग लगाते हैं इससे, 5 बार होता तो 40 से आता है, लेकिन 5 नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, ये इतनी बार जा रहा है, यानी कि ये जा रहा है 1/4 पॉइंट समथिंग। तो अगर 1/4 होता तो ये होता 25%, ये कितना है 1/6 होता तो ये कितना होता 16, 2/3%। ये कितना है ये कितना रहा है 1/7 पॉइंट समथिंग, यानी कि अगर ये 1/7 होता तो ये होता 14.2/7%। ये कितना यहाँ आ रहा है 1/20 पॉइंट समथिंग, यानी कि अगर 1/20 भी होता तो ये होता 5%। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हो रही है? सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है 25% के लगभग, किस में? 2016 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है? ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखते लगा लेना, 3/5 प्लस 2/5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखेंगे ना 58 और 32 कितना बन रहा है 90, तो साइन और कोस आपस में कट जाएंगे, दोनों का मान काट कर 1 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, यहाँ पर 2/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 62 और 28 ये भी कितना बना रहे हैं 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 7 tan थीटा बराबर 3/7, 3, यानी कि यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा 3/7। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा 3/7। यहाँ पर साइन और कोस का सीधा मान में 3 और 7 रख सकता हूँ। साइन का 3 रखूँगा तो 5 तिया 15 माइनस के 7/5 तिया 15 प्लस के 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा 8/29। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 6 बराबर 0, और थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है 1 प्लस, ये प्लस का साइन है, 1 प्लस अंडर रूट में सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा।
तो इसे देखिए, अगर यदि इसमें मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ इसके कंजुगेट से, तो ऊपर क्या बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, वो क्या होता सेक थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो कुल मिलाकर मुझे ये बताना है। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मैं 7 कोस स्क्वायर थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, माइनस के 6 बराबर 0। 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, 0 को उधर भेजूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से कोस थीटा क्या आ जाएगा 1/√2, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर मैं थीटा का मान रख देता हूँ 1 प्लस सेक 45 कितना होता है √2, 10 45 कितना होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस √2। ऑप्शन नंबर 2 प्लस √2, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है तो ये टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, पहले वाला 16 लीटर, इसमें मिल्क कितना है, इसमें मिल्क है 10 लीटर और इसमें वाटर है 6 लीटर। यदि मिलाता है दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दूसरे टोटल मिक्सचर कितना है 12 लीटर, इसमें दूध कितना है, इसमें दूध है 8 लीटर, पानी कितना है, इसमें पानी है 4 लीटर। मिलाता है तो दोनों मिश्रण में दूध के अनुपात ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है। तो मैं दोनों मिक्सचर जो है उन्हें पहले इक्वल ले लेता हूँ, जब भी तो मैं ऐसे रेशियो बता पाऊंगा। जब दोनों जगह एक ही सेम चीज़ें होंगी तो इसे मैं 48 बना लेता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 16 × 48, इसमें 12 × 4 = 48, 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो इनमें भी 3 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये है 6 लीटर, ये है 10 लीटर। क्या पूछा, दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात है, तो दूध ही देख लेते हैं हम। 10 दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले मिक्सचर में 30, दूसरे मिक्सचर में दूध कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी थी 8 चौक, ये हो जाएगा 32, यानी कि 15:16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है हमसे। तो ऐसे सवाल में आपको सभी को पता होगा कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो, एमपी का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो सीपी कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी कि हो जाएगा 80%, और एमपी कितना हो जाएगा, 10% का लाभ कमा रहा है, ये हो जाएगा 110%। रेशियो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 8:11। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई एरियर की राशि दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि का कितना % है। एरियर कहाँ है, एरियर है ये रहा यहाँ पर, और बोनस का यहाँ पर। तो एरियर का पहले जोड़ कर लेते हैं, कितना होगा, एरियर का पहले जोड़ करेंगे तो सबको मैं अगर 5000 लेके चलूँ तो यहाँ पर कितना है 5600। मैंने, चलिए मैं इसको ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ, 2 0 यहाँ पर आ जाएंगी, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, हासिल 3, यहाँ पर 5 5 10, 4 14, 4 18 और 4 22 और 3 25, ये आ जाएगा इतना एरियर्स। और बोनस की बात करूँ अगर मैं, तो बोनस कितना आ जाएगा, 2 0 ऐसे ही जुड़ जाएंगी, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 21, 21 और 3 24 का 4, हासिल 2, 2 दूनी 4, 6 8 2 10 और 2 12, ये आ जाएगा इतना बोनस। क्या पूछा है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल एरियर की राशि, दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की राशि का कितना % है। एरियर कितना है, इतना, इसका परसेंटेज पूछ रहा है इससे, ऐसे ही तो निकालेंगे परसेंटेज, इनटू 100 कर देंगे। अब क्या करना है, 2 से एक बार डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे 4 से एक बार डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, 4 × 12, 4 × 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20। अब 31 से इसको भाग कर लेते हैं, 31 दूनी कितना होता 62, उतार लेंगे 7 ना, यानी कि 0। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, देखिए कि जो कि 2 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन पर हमेशा नज़र रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये है हमारे पास x, और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है y, क्योंकि नाव की चाल को x से रिप्रेजेंट करते हैं हम,
और धारा की चाल को y से, वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में और वापस आने में कितना समय लेगी। यदि अनुकूल जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, यदि वो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, यदि वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। एक बार x अप स्ट्रीम 18 प्लस 3 से वो करेगी ट्रेवल, ये प्लस एक बार 105 को x माइनस वाई से ट्रेवल करेगी, 18 माइनस 3 15, 21 पंजे 105, 15 सत्ते 105, टोटल टाइम कितना लग जाएगा 12 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।